वत्सल यस आवाज सर। सुनाई दे रहा है? हाँ, तो जो न्यू डेट है वो समझ में आ रहा है बेटा? न्यू डेट क्या है सर मेंस का? सितंबर में। हाँ, सर ठीक है। सितंबर। तो तैयारी छोड़ना नहीं, लगे रहना है। यस देख सर। लेते बेटा इसमें क्या डाउट है, हमारा जो डाउट है मैं क्लियर कर देते हैं। एक मिनट। ध्यान बेटा दिया गया है सिल्वर प्लस कैडमियम प्लस गिव्स ट्वाइस Ag प्लस Cd2 प्लस ई नॉट दोनों का दिया हुआ है। If the concentration of Cd2 plus is taken 0.10 molar rather than 1 molar, then the total EMF becomes। तो टोटल EMF ज़्यादा होगा या कम होगा या सेम रहेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें बस कुछ तुम्हें नर्स्ट, यहाँ पे ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, तो नर्स्ट इक्वेशन बस वही तुम्हें लिखना होगा। ठीक है, तो जो ई सेल होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन। ठीक है, लॉग ऑफ क्या होगा बेटा? यहाँ पे कैडमियम 2 प्लस होगा, यस सर। कैडमियम 2 प्लस डिवाइड बाई एजी। कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस Ag टू होल प्लस स्क्वायर। स्क्वायर, है ना? होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो Ag प्लस स्क्वायर है उसमें कोई चेंजेस नहीं बोला है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि केवल कैडमियम का जो कंसंट्रेशन उसको डिक्रीज किया गया है ना? 0.1 मोलर लिया गया इंस्टेड ऑफ 1 मोलर। इसका मतलब जो Ag प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलर ही है, बस कैडमियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन चेंज किया गया है। ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ मैं 2 लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन वो पहले से कम कर दिया गया, कंसंट्रेशन जो है 0.10 मोलर कर दिया गया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 मोलर। अब देखो बेटा, अगर तुम इस फ्रैक्शन का वैल्यू डिक्रीज करोगे, तो यहाँ जो फ्रैक्शन है यहाँ पे ना, इसका जो वैल्यू तुमने डिक्रीज कर दिया, तो अब देखो जो ई नॉट है, ई नॉट में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा, ये जो वैल्यू है ये ई नॉट में से कम हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम कर रहे हो ना? अब तुमने यहाँ यस पर सर। जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका वैल्यू तुमने डिक्रीज कर दिया, ठीक है, सर मोर जो पॉजिटिव सेकंड। आना चाहिए ना। हाँ, तो अब यहाँ पर मोर पॉजिटिव होना चाहिए। आंसर क्या दिया है? सर आंसर लेस में भी लेस पॉजिटिव दिया था। आंसर लेस पॉजिटिव सर दिया गलत। है? नहीं, तुमने तो सर यहाँ गलत लिखा हुआ है आंसर। सर माई आंसर इज कमिंग बी बट आंसर इज ए। तो आंसर यही है ना? अच्छा सर, यही है सर, यही सर। और सर एक पहले भी था। तो ये वाला, यस सर। ये तो रटने वाला, याद करने वाला चीज़ें हैं, यहाँ पे तुम्हें याद करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है, याद रखो यहाँ पर, है ना? तो आयरन, अगर तुम फेरोफेरिस आयरन आयरन साइनाइड वगैरह कुछ है यहाँ पर, ठीक है, XYZ, तो इन दोनों आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होना चाहिए। मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये 3 है तो ये 2 होना चाहिए, तो तुम्हें ब्लू कलर मिलेगा। अगर दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गया, दोनों ही आयरन का, चाहे वो, यहाँ देखो एक हमारा पार्टीशन स्फीयर के बाहर है, दूसरा पार्टीशन स्फीयर के अंदर है, CnX, ठीक है, तो अगर ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, या फिर ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, ठीक है, जैसे फेरीफेरिसाइनेट या फेरोफेरोसाइनेट, तो यहाँ पर ब्लू कलर तुम्हें नहीं मिलेगा, ब्लू कलर नहीं मिलेगा। तो ब्लू कलर तब मिलेगा जब दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे और सर बाकी में कौन सा कलर मिलेगा अगर बाकी दोनों कलर सेम तुम्हें सेम हो देखना तो? पड़ेगा, है ना? बाकी में तुम्हें जैसे आयरन जो होता है Fe2+, तो फेरस, यहाँ पर जो है आयरन थायोसल्फेट जो है ब्लड रेड कलर होता है, ब्लड रेड, ठीक है, आयरन सल्फेट। पहला दिया गया है Fe2+ गिव्स,
और यहाँ पे दिया गया है पहले वाले में Fe2 प्लस गिव्स ब्राउन कलर विद अमोनियम थायोसाइनेट। जब अमोनियम थायोसाइनेट डालोगे तो यहाँ पर आयरन थायोसाइनेट बनेगा। आयरन थायोसल्फेट कलर ब्लड रेड होता है, ठीक है, ब्लड रेड। ब्राउन कलर नहीं होता, ब्लड रेड। तो कहीं कहीं ब्लड रेड देखकर कंफ्यूज करता है ब्लड रेड है या ब्राउन है, ठीक है, तो ब्लड रेड होता है। तो सिंगल चॉइस या मल्टीपल चॉइस है? मोर देन वन करेक्ट है इसमें? नहीं सर, सिंगल चॉइस है। अगर सिंगल चॉइस है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर +2+3 वाला होगा। तो यहाँ देखो जो फेरिस साइनाइड वाला है और Fe2 प्लस फेरी मतलब +3 हो गया है, तो आंसर यहाँ पर सी पार्ट होगा। यहाँ D1 देखोगे Fe2 प्लस गिव्स रेड कलर विद पोटेशियम फेरोसाइनेट, तो फेरो मतलब Fe2 प्लस हो गया, तो 2+2+ यहाँ पर तो मैं ब्लू कलर नहीं मिलेगा, रेड कलर भी नहीं मिलेगा, तो आंसर यहाँ पर सी पार्ट होना चाहिए। तो आंसर क्या दिया यहाँ पर? सर इसका आंसर बी दिया हुआ है। भी दिया हुआ है Fe2 प्लस गिव्स ब्लू प्रेस्ड विद पोटेशियम फेरिसाइनेट, तो ठीक था B प्लस फेरिसाइनेट है ना यहाँ पर। ब्लू कलर कब मिलेगा? देखो यही तो मैंने बताया, +2+3 जब मिलेगा तो ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है। तो Fe2 प्लस गिव्स ब्लू प्रेसिपिटेट विद पोटेशियम फेरी, फेरी मतलब +3 हो गया, तो 2 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है ब्लू कलर देगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब भी गलत हो गया, ये फिर देखो +2+3 है फेरिसाइनेट, तो ये रेड कलर नहीं देगा, ब्राउन कलर नहीं देगा, ये ब्लू कलर देगा, तो सी पार्ट ऑटोमेटिक गलत हो गया। और कोई डाउट है? नो सर, नो सर। और कोई डाउट नहीं है? जैसे दूसरे कोई डाउट है बेटा? अजय, सारांश, यथार्थ? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे कल मैं जनरल रिवाइज करा दूंगा, है ना। तो तुम लोग तो टाइम मिल गया है तो रिलैक्स मत करना, सोना मत करो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो उसी तरह से, एडवांस का में तैयारी शुरू कर दो। तो कैसे करना चाहिए अब आगे? क्या बेटा? कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? तुम बेटा 11 पढ़ चुके हो, 12 पढ़ चुके हो, और 12 के बाद भी तुम सभी ने पढ़ रहे हो, आप पूछ रहे हो कैसे करना चाहिए, तो थोड़ा शॉकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कैसे करें? मतलब क्वेश्चन करते रहे बस? क्वेश्चन करो, थ्योरी रिवाइज कर, तुरंत क्वेश्चन पे करो, बट बेटा ज़्यादा थ्योरी पढ़ने टाइम नहीं है। जो थ्योरी तूने बहुत 3 साल में थ्योरी पढ़ा, ठीक है, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन तुम्हें करना, जितना क्वेश्चन मिले क्वेश्चन को तुम फोकस करो, क्वेश्चन नहीं करो, ठीक है, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले क्वेश्चन करो। आप क्वेश्चन पर अटक नहीं जाना, तो जब तुम क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा बीच बीच में जिसमें तुम अटक जाओगे, ठीक है, अटकना नहीं है, उसको स्किप करो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तुम्हें करते करते अगर इतना स्ट्रेस हो जाएगा जो तुम अटके हुए क्वेश्चन ऑटोमेटिक तुम बाद में कर ले जाओगे। तो कोई भी बुक ले लो जो तुमने बुक कर चुके हो बेटा, तो है ना, तो उसको बदल लो, दूसरा बुक ले लो, है ना। इसमें सब जितने ऐसा बुक लो जिसमें क्वेश्चन उसका सोल्यूशन भी हो, ठीक है। अगर तुम अटक रहे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तुम पीछे पलट के उसका आंसर भी देख लो, ठीक है। तो जैसे हाँ, तो ये जो बालाजी पब्लिकेशन का बुक है उसका सोल्यूशन मैनुअल भी आता है, तो सोल्यूशन भी तुम देख सकते हो, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मैथ कर रहे हो तो मैथ में बहुत ज़्यादा अटकते होगे, है ना। जी सर। टाइम तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता होगा, तुम एक क्वेश्चन करते करते 2 घंटा लगा दोगे तो इतना ज़्यादा रिविजन नहीं हो पाएगा मैथमेटिक्स में। केमिस्ट्री में उतना कुछ है नहीं है, तुम लगाओगे तो 1-2 क्वेश्चन अटकता होगा, कुछ होगा नहीं केमिस्ट्री में ना, क्योंकि बात ये तो उस टाइप का है, थ्योरेटिकल टाइप का है। तो ऐसा क्वेश्चन करो, बुक लो बेटा जिसमें क्वेश्चन भी हो उसका सोल्यूशन भी हो, क्योंकि तुम बार बार तुम टीचर एक्सेस कर नहीं पाओगे, ठीक है। तुम बार बार हर एक क्वेश्चन तुम पूछ नहीं पाओगे, बस क्वेश्चन पूछोगे 2-3 क्वेश्चन पूछ पाओगे या 4 क्वेश्चन पूछ पाओगे टीचर से। कोशिश यही करो कि जितना भी तुम रिवीजन कर सकते हो करो, और बेटा तुम्हारा फोकस रहना चाहिए तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, मेंस के लिए एडवांस के लिए, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि अभी तुम फिलहाल के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। और हाँ, तो जो भी है मैं नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारा क्या है, जो भी तुम्हारा फोकस तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए और उस पर 100% तुम्हारा एफिशिएंसी होना चाहिए। ऐसा मुझसे बेटा कि तुम्हारा जो टाइम है तुम्हारे लिए ही दिया गया है, जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, जितने भी IIT एक्सपीरियंस है बेटा, है ना, जितने भी स्टूडेंट है सबके लिए सेम इक्वल टाइम है, तो सब के सब प्रिपेयर हो रहे होंगे, है ना। जितने भी स्टूडेंट होंगे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 12 लाख जितने स्टूडेंट हैं सबके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिला है, और सब घर पर पढ़ाई ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो तुमको उन सबको पीछे करना, बीट करना है, ठीक है। तो जो टाइम है, टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करोगे तभी होगा। अब जो यहाँ पे कट ऑफ है, कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा इस बार, है ना।
तो संभल के करना, पूरा तैयारी करके मन लगा पढ़ोगे तो हो जाएगा। एनसीईआरटी बेटा दूसरी बात है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। मैथ में एनसीईआरटी पढ़ते नहीं होगे, मैथ एनसीईआरटी तो बहुत ईजी है मैथ का जिसका। जो केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ मैं, तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, उसमें एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ठीक बेटा। और तुम्हें दूसरी बात, जो सिलेबस है, सिलेबस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है। जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो रेलेवेंट नहीं है, जो एक्सपायर हो चुके हैं क्वेश्चन, है ना, जो बहुत पहले पूछे जाते थे, उस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारे दिमाग में सिलेबस होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है आईआईटी जेईई में, ठीक है, मेंस में क्या पूछा जा रहा है, एडवांस में क्या पूछा जा रहा है, उसमें क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। तो सिलेबस कहाँ से मिलेगा तुम्हें? एनटीए साइट पर तुम्हें सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। और तो वहाँ तुम सिलेबस डाउन कर लोगे और एक एक चीज़, एक एक लाइन, जितना भी सिलेबस लिखा हुआ उसको तुम हाईलाइट करोगे, उसको तुम बार बार पढ़ोगे, क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना, थ्योरी में नहीं पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी में तुम टाइम वेस्ट मत करना है बिल्कुल भी। ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी नहीं समझ आते हैं। तो ऑर्गेनिक बेटा, ऑर्गेनिक जो क्वेश्चन है वो रिएक्शन मैकेनिज्म से चलते हैं, ठीक है। तुम्हें मैकेनिज्म पर थोड़ा सा कमांड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर तुम्हें डाउट हो रहा है क्वेश्चन में, तो एक बार जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, हर एक कोई रिएक्शन क्यों होता है ना, तो यहाँ तुम्हें याद रखना चाहिए बेटा, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो याद रखो बस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, बस तुम्हें वही देखना है। जैसे अगर मान लो तुम्हें इस तरह कीटोन का रिएक्शन करना है, कीटोन का, ये मैं आसान से रिएक्शन ले रहा हूँ, साइनाइड से रिएक्शन कराना है, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि CN- कहाँ पर अटैक करेगा, है ना। तो पहली बात तो ये, अगर इस टाइप क्वेश्चन आ रहा है सिंपल वाला तो उसको तुम याद कर लो, है ना। दूसरी बात, अगर ये कि इस टाइप का कोई अननोन क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, बेटा जब तुम्हें टाइम वेस्ट करना हो या लगाना हो तो न्यू क्वेश्चन में ही तुम लगाओगे, अगर नोन क्वेश्चन तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हर एक क्वेश्चन तुम इतना टाइम नहीं लगा पाओगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ माइग्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर CN- है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पर। तो पूरे मालिक्यूल तुम ढूंढोगे कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले बताया था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो CN- है यहाँ पर नहीं अटैक कर पाएगा। CN- कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ कार्बन पर अटैक करेगा, ये ओपन होगा इस तरह से। तो ये यहीं पर ओपन क्यों हो रहा है? ये बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को कंपेयर करोगे तो पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होगा, जो पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड ही ब्रेक होगा, यहाँ पर CH3 CO- बनेगा, CH3, और यहाँ पर CN बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो मैकेनिज्म बेटा, अगर मैकेनिकल अप्रोच करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा बहुत सही जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर OH बन गया, तो नेक्स्ट स्टेप तुम आगे फिर कर सकते हो, इसका हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कैसे होता है, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस में किसी भी पोलर बॉन्ड को, जो पोलर बॉन्ड हो, ठीक है, पोलर बॉन्ड को तुम H+OH- देकर ब्रेक करोगे। जैसे तुम्हें हाइड्रोलिसिस करना हो PH का, ठीक है, तो ये डाइबोरेन है, तो मोनोबोरेन तुमने ले लिया, यहाँ पर BH3 ले लिया। इस बॉन्ड को तुम्हें हाइड्रोलाइज करना है, तो तुम क्या करोगे? इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, है ना। कैसे ब्रेक करोगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे, डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, तो माइनस वाले को प्लस दोगे, ठीक है, और प्लस वाले को माइनस दोगे, OH-। इस बॉन्ड को ब्रेक कर लोगे तो ये H+H- क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बना के निकल जाएगा, और ये क्या बना लेगा? BOH बना लेगा, है ना। इसी तरह दो और बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तुम्हें मालूम है कि हाइड्रोलिसिस क्या है, ठीक है। रिडक्शन तुम्हें मालूम चाहिए, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में किसी भी पोलर बॉन्ड को, कोई भी बॉन्ड को तुम H देकर ब्रेक करते हो, अगर H देकर ब्रेक करो तो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? पहले तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस, ये तो सिंपल सा रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस में HOH देकर बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ठीक है। दूसरा हो गया रिडक्शन, ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? बॉन्ड को H देकर ब्रेक करोगे, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इस पाई बॉन्ड को तुम H देकर ब्रेक करोगे, CH3 हो जाएगा, मतलब रिडक्शन में बॉन्ड को H देकर ब्रेक किया जाता है। थर्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर अलग अलग टाइप का होता है। ऑक्सीडेशन में जो बॉन्ड है, बॉन्ड को OH देकर ब्रेक किया जाता है। पहला यहाँ पर है बेयर्स रीजन, है ना। तो ऑक्सीडेशन में जो भी होगा, ऑक्सीडेशन में बात करोगे तो अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन है, माइल्ड ऑक्सीडेशन में बॉन्ड को OH देकर ब्रेक करोगे, ठीक है। तो
जैसे अगर ठीक है सर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो पाई बॉन्ड को, एक पाई बॉन्ड को तुम OH देकर ब्रेक करोगे, ठीक है, ओनली पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। दूसरा अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन तुमने यूज़ किया, KMnO4 यूज़ किया या K2Cr2 7 किया, तो वहाँ पर पाई और सिग्मा, ठीक है, पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड को तुम OH देकर ब्रेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड को तुम OH देकर ब्रेक करोगे, तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। फोर्थ पॉइंट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में बॉन्ड को O देकर ब्रेक करोगे, ठीक है, ऑक्सीजन देकर बॉन्ड को ब्रेक किया था। ये 3-4 मेन टाइप है ना, सिंपल सा रिएक्शन तो मालूम होना चाहिए, ये हर एक जगह कॉमन होता है। हाइड्रोलिसिस बहुत बार तुम करोगे, रिडक्शन करोगे बहुत बार, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों कई बार तुम करते हो। ओजोनोलिसिस तुमने किया है, जो हाइड्रोलिसिस है बहुत बार तुमने किया होगा, हर एक चैप्टर तुम्हें मिला होगा बेटा हाइड्रोलिसिस, जी सर। ठीक है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक बेटा। तो अब ठीक है सर। थोड़ा सा तुम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देख लोगे एक बार। हर एक रिएक्शन में बेटा तुम क्या करो, जब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो एक बार जो रिलेटेड टॉपिक है उसका रिएक्शन मैकेनिज्म में तुम खुद से पेपर पर लिखो, ठीक है, एनालाइज कर करके हाँ ये स्टेप क्यों हुआ। एक बार तुम कर लोगे तो अगली बार क्या होगा, क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। ठीक है सर। ईथर रह गया था उस दिन, ईथर थोड़ा देख लेते हैं, कुछ जो रिएक्शंस वगैरह हैं ईथर के। ईथर, प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर। The dimethyl ether, ethyl methyl ether is gaseous state at ordinary temperature, while the other lower homologues of ether are colorless liquid with characteristics ether smell, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा, अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो जनरली जो ईथर, जिस ईथर की बात करते हैं बेटा यहाँ पर है ना, 2 ईथर यहाँ पर लिक्विड गैसियस स्टेट में रहता है, ठीक है। तो जो लोअर ईथर है डाईमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर ये होगा CH3CO CH3, डाईमिथाइल ईथर हो गया। और डाई इथाइल मिथाइल ईथर, यहाँ पे इथाइल कर दो, इथाइल इस साइड मिथाइल अगर है तो ये भी कैसे स्टेट होगा। बाकी जितने भी ईथर है सब के सब लिक्विड स्टेट में होता है। डाइपोल नेचर, जितने भी ईथर है पोलर नेचर होता है बेटा, ईथर पोलर सॉल्वेंट है, याद रखो, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात किया जाए तो ईथर आ जाएगा, ठीक है। ईथर पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल दिया गया है 120 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, ये 2 लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पर होगा। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज, जो कार्बन का बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, लेकिन जो CH3 या CH3 दूसरे CH3 के बीच में यहाँ पर स्टेरिक प्लेस में लगता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक्चुअली बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 1, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑक्सीजन है तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन बल्कि ग्रुप लगा हुआ तो बल्कि ग्रुप से यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेस डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ether have lower boiling point than their corresponding isomeric alcohols and are slightly soluble in water. फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का फॉर्मेशन रिएक्शन बहुत आसान है। तो याद रखो ये वाला जो रिएक्शन है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अगर लोअर टेम्परेचर करोगे 140 डिग्री सेल्सियस तो ईथर बनेगा, और अगर टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा और एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। लोअर टेम्परेचर पर मालूम है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पर होगा, लोअर टेम्परेचर, और अगर हायर टेम्परेचर है तो हायर टेम्परेचर पर है ना, हायर टेम्परेचर पर क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, लोअर टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन।
तो अगर वाटर डिहाइड्रेट हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो लोअर टेम्परेचर होगा, वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एल्कीन बन जाएगा। सॉरी, हायर टेम्परेचर होगा, एल्कीन बन जाएगा। और अगर लोअर टेम्परेचर है 140 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कौन सा होता है? इन ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ईथर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो रेट यहाँ दिया गया है, 1 डिग्री ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन, सॉरी SN2 रिएक्शन है। तो होता क्या है यहाँ पे, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हें लिखना हो, मान लो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हें लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन तुम्हें लिखना होगा। तो जो अल्कोहल है CH2OH, तो H2SO4 तुमने लिया है। H2SO4 क्या करे बेटा? H2SO4 है ना, H प्रोवाइड करेगा, उसको प्रोटोनेट कर देगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 OH2 प्लस, ये बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। तो जो नेक्स्ट अल्कोहल है, ठीक है, मैं इसको लिखा लेता हूँ ETOH, जिसका लोन बेस कार्बन प्रोटेक्ट करेगा, है ना, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, H2O प्लस यहाँ से निकल जाएगा। तो ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस तरह से प्लस हो जाएगा, ET तो ET बन जाएगा। ठीक है, डाइथाइल ईथर बन जाएगा। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, ये दिया गया है। और इसका रीजन है SN2 रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है SN2 होगा। तो CH3 से दूसरा रिएक्शन ये दिया गया है, जिसको इंसर्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। डाइइजोमीथेन, डाइइजोमीथेन सनलाइट के प्रेजेंस में, अगर सनलाइट है तो डाइइजोमीथेन कार्बिन जनरेट करता है, CH2, ये कार्बिन है। ठीक है, तो कार्बिन क्या होगा? पोलर बॉन्ड के बीच में यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो CH3 CH2OH, इसके बीच में जो कार्बन है इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर CH2 यहाँ पे इंसर्ट हो गया तो CH3 हो जाएगा, CH2H मतलब CH3 CH2, ये बन जाएगा। ये विलियमसन सिंथेसिस, ये इम्पोर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस, है ना, इससे तुम कोई भी ईथर बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम एक सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस तरह बिहेव करेगा। दूसरा है सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड, जो एल्काइल हैलाइड ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो अब O माइनस R प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ पे जो O माइनस दिया गया है ये R प्रोटेक्ट करेगा, X माइनस यहाँ से निकल जाएगा, ROR प्राइम बनेगा तुम्हारा ईथर, और साथ में सॉल्ट सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ दिया गया इन केस ऑफ टर्सरी सबस्ट्रेट एलिमिनेशन अकर्स गिविंग एल्कीन, अगर टर्सरी तुम्हारा सबस्ट्रेट है, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट बेटा प्राइमरी अगर है तो SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर टर्सरी है तो वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। इन केस ऑफ टर्सरी सबस्ट्रेट एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स गिविंग एल्कीन्स। यहाँ दिया गया है एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, बस 3 डिग्री है। आगे ये दिया गया है फ्रॉम ग्रिग्नॉइड रिएजेंट कीपिंग ए हेलो ईथर्स विद सुटेबल ग्रिग्नॉइड रिएजेंट। तो ये बस इसमें रिएक्शन का कोई मेथड है नहीं, एक्चुअली एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो CH3 माइनस से देगा ग्रिग्नॉइड रिएजेंट, तो CH3 माइनस का अटैक करेगा बेटा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तुम्हें नहीं मालूम क्या होगा आगे, ना मतलब प्रोडक्ट तुम्हें नहीं मालूम कि क्या बन रहा है। तो CH3 माइनस से CH3 माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा है। तो ये CH3 माइनस यहाँ पर अटैक क्यों नहीं करेगा, या फिर यहाँ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पर ज़्यादा होगा। CH3 माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, बन जाएगा इधर। प्योरिफिकेशन ऑफ पेरोक्साइड है, NCERT में दिया गया कैसे तुम प्योर करोगे, है ना। अगर पेरोक्साइड इम्प्योरिटी है तो पेरोक्साइड से क्या होता है, जो ईथर है डिहाइड्रेट हो जाएगा, यहाँ पर ईथर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ईथर को प्योर करने के लिए इसमें पेरोक्साइड डालते हैं, जो पेरोक्साइड को एलिमिनेट करोगे तो पेरोक्साइड को हटाने के लिए आयरन 2+ डाल देते हैं। जो आयरन 2+ ऑक्सीडाइज हो जाएगा पेरोक्साइड से, Fe3+ बनाएगा, Fe3+ थायोसाइनाइड से रिएक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन था बेटा वत्सल, देखो आ गया यहाँ पर। ठीक है, आयरन थायोसल्फेट,
थायोसाइनाइड। तो आयरन थायोसाइनाइड का जो कलर है वो रेड होता है, ब्राउन नहीं होता है, यहाँ पर दिया गया है। तो आयरन 3 प्लस थायोसाइनाइड से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू दिया गया है, n वेरीज फ्रॉम 1 to 6, तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख लेना। तो क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि तुम ईथर को कैसे प्योरीफाई करोगे, ईथर में क्या इम्प्योरिटी होता है, ईथर में पेरोक्साइड होता है। ठीक है, तो पेरोक्साइड को रिमूव करना होता है। पेरोक्साइड रिमूव कैसे करोगे, आयरन 2 प्लस डाल दोगे, आयरन 2 प्लस से वॉश कर दोगे तो वॉश होकर ये निकल जाएगा। हेलोजिनेशन ऑफ ईथर्स। तो हेलोजिनेशन दिया गया है यहाँ पर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो सनलाइट प्रेजेंस में Cl डॉट बनेगा, Cl डॉट यहाँ पर टेक करेगा, बन जाएगा, तो यहाँ पर Cl यहाँ पर Cl आ जाएगा। ऑक्सीजन के बगल वाला जो कार्बन है वहीं पर हेलोजिनेशन होगा, ये अगल बगल में। ठीक है, जो अल्फा कार्बन है, अल्फा अल्फा, उस पर हेलोजिनेशन हो जाएगा। ईथर एज ए बेस, तो ईथर में लोन पेयर यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, तो ये बेस बिहेव करेगा। कोल्ड बेटा ये जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जब ईथर को कोल्ड HI से रिएक्ट कराते हैं, है ना, तो जो H प्लस यहाँ प्रोटोनेट हो जाएगा। ईथर का बेटा एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो है क्लीवेज रिएक्शन, है ना, क्लीवेज रिएक्शन। तो ईथर है, ईथर का जो बॉन्ड है, बॉन्ड को तुम्हें ब्रेक करना, क्लीव करना, तोड़ना इस बॉन्ड को। तो ईथर का जो क्लीवेज रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में जो ईथर है वो इनएक्टिव होता है, इनर्ट होता है। बेसिक मीडियम जैसे नहीं होगा, एसिडिक मीडियम होगा। तो HIACBI मतलब एसिडिक मीडियम हो गया। तो पहले जो H प्लस यहाँ पर प्रोटोनेट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो I माइनस होगा, I माइनस या तो इस R प्राइम पर या फिर इस R पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर R पर अटैक किया तो R O R बन गया, R प्राइम पर भी अटैक करेगा, है ना, तो दूसरा भी बन जाएगा यहाँ पर R प्राइम OH। दोनों प्रोबेबिलिटी होता है ROH बनने का और R प्राइम OH बन सकता है। कंसंट्रेट करोगे तो दोनों ही बनेगा, है ना। तो यहाँ देखो क्या होता है, अगर कोल्ड है तो केवल एक, या तो ये बनेगा, है ना, या तो ये वाला बनेगा या तो ये वाला बनेगा। लेकिन अगर हॉट कंसंट्रेटेड HI तुमने लिया है तो यहाँ पर दोनों वाला ही बनेगा। देखो RI बना है यहाँ पर R प्राइम I बना है। ठीक है, दोनों बनेगा यहाँ पर। इसको देख लेना, थोड़ा अलग अलग कंडीशन यहाँ पर है कि किस कंडीशन क्या होता है। यहाँ देखो केस 1 दिया गया है, अगर प्राइमरी है, प्राइमरी और इस साइड को ईथर में 2 R होते हैं, R प्राइम। ठीक है, तो अगर R प्राइम प्राइमरी है और R सेकेंडरी है तो रिएक्शन SN2 होगा, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, SN2 रिएक्शन होगा, तो SN2 रिएक्शन में CH3I बन जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर लेस हिंड्रेड होगा बेटा। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी वाले पर अटैक करेगा I माइनस, और जो सब्स्टिट्यूट है वहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा, ये वाला सेकंड पार्ट वाला। फर्स्ट पार्ट हमारा अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अगर एक टर्सरी दूसरा सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी हो, ठीक है, तो यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन। याद रखना है, यहाँ पे SN2, यहाँ पे SN1। और तुम्हें मालूम है SN1 रिएक्शन कहाँ पर होगा, SN1 रिएक्शन में तुम इस तरह से इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे ताकि स्टेबल कार्बोटाइन जनरेट हो, है ना। ये स्टेबल कार्बोटाइन तुम्हारा बन गया यहाँ पर, स्टेबल कार्बोटाइन। ठीक है, और जहाँ पर स्टेबल कार्बोटाइन बनेगा वहाँ पर I माइनस जुड़ जाएगा। थर्ड केस है प्राइमरी और टर्सरी, एक प्राइमरी दूसरा टर्सरी हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HI SN2 रिएक्शन भी हो रहा है। अगर तुमने ईथर मीडियम लिया है, केवल ईथरिक मीडियम है, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो SN2 रिएक्शन होगा। और अगर तुमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो SN1 रिएक्शन होगा। याद रहे, अगर प्राइमरी टर्सरी वाला केस आ गया, केस नंबर 3, तो यहाँ तुम सॉल्वेंट को देखोगे, सॉल्वेंट क्या है, ईथरिक सॉल्वेंट है या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 होगा, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है SN2 रिएक्शन होगा। लास्ट केस यहाँ पर है, अगर मिथाइल फिनाइल हो जाए, तो मालूम है यहाँ पर कि ये कार्बोटाइन जनरेट नहीं करेगा, तो मतलब यहीं पर अटैक करेगा हमेशा, जो I माइनस यहीं पर अटैक करेगा, इस तरह से ब्रेक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड, तो O और फिनाइल रिंग नहीं टूटता कभी भी। याद रखो, ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग नहीं तोड़ोगे तो हमेशा जो एल्काइल ग्रुप है, ये वाला कार्बन है, वही तोड़ोगे। तो CH3I यहीं बना, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसनट्रेटेड हो, दोनों ही केस में ही बनेगा।
आगे रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, तो CH3COCl हमारा साइल क्लोराइड है, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करा होगा तो तुम्हारा एस्टर बन गया, यहाँ पर ये एस्टर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनिसॉल दिया गया है। एनिसॉल क्या होता है बेटा, और एरोमेटिक या बेंजीन ईथर, यहाँ पर बेंजीन रिंग तुम्हें दिख रहा होगा, तो एरोमेटिक ईथर है। तो अगर इस एरोमेटिक ईथर को ब्रोमीन और नॉन पोलर सॉल्वेंट सेट कराओगे तो केवल एक जगह, एक साइड पर ब्रोमीन लगेगा, और अगर यहाँ पर वाटर है, एक्वा मिलिया वाटर, तो तीनों साइड पर, यहाँ पर पैरा पर, तीनों जगह यहाँ पर ब्रोमीन 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 लग जाएगा। याद रखो यहाँ पर CH2 दिया गया है, ठीक है। तो CH2 में केवल या तो ऑर्थो वाला बनेगा या फिर पैरा वाला बनेगा। अगर यहाँ पर रिएक्शन में दिया गया हो ब्रोमीन, ठीक है, हायर टेम्परेचर वाटर, तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो CH3, यहाँ पर भी ब्रोमीन लगेगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन लगेगा, और पैरा वाले पर भी ब्रोमीन रहेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन दिया गया है, मालूम नाइट्रोजन नाइट्रेटिंग एजेंट यहाँ पर NO2 होता है, ऑर्थो और पैरा पर, तो ऑर्थो होगा तो पैरा वाला बनेगा, ठीक है। पैरा वाला यहाँ मेजर होगा, ऑर्थो वाला यहाँ पर माइनर होगा, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस है, साथ में ऑक्सीजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी देखो इस तरह से है ना, नाइट्रो कंपाउंड देखोगे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के पास ढेर सारे लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिप्लेसन होगा, इसका भी रिप्लेसन होगा यहाँ पर। तो ऑर्थो वाला माइनर होगा और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ना है ऑक्सीजन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है यहाँ पर ऑक्सीजन का दो टाइप का रिएक्शन होता है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन और रिंग फॉर्मेशन। तो ऑक्सीजन का जो प्रिपरेशन है वो है रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है। तो रिंग कैसे बनाओगे, पहला तुम्हारा ये मेथड हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन Ag2 300, तो हाई टेम्परेचर पर हीट करो, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बन जाएगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछता है, ठीक है। ये वाला जो रिएक्शन इपॉक्सीडेशन रिएक्शन ये पूछता है, ठीक है, बहुत बार पूछा इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। तो डबल बॉन्ड है, इसमें पर एसिड हमने लिया, ये पर एसिड है, ठीक है, पर एसिड। यहाँ पे देखो पेरोक्साइड बॉन्ड में दिख रहा होगा, तो पर एसिड के प्रेजेंस में डबल बॉन्ड इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म दिया गया है, एसिड कैटालाइजर, यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी दिया गया है, ठीक है, एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग। तो यहाँ पर जो ये वाला जो ईथर है, अगर तुम्हारा एलिफेटिक ईथर है, तो ये केवल एसिडिक मीडियम में इसका क्लीवेज होगा। लेकिन अगर इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड एसिडिक है ना, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में इसका रिंग ओपन होता है। अगर एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में SN1 रिएक्शन होगा, और अगर बेसिक मीडियम तो हमेशा यहाँ पर SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है। तो SN1 SN2 दोनों रिएक्शन यहाँ होता है। तो देखो यहाँ पर क्या रिएक्शन दिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग, H+ डाल दिया तो H+ इसको प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे प्रोटेक्ट होगा वैसे ही वो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है प्रोटेक्ट करेगा, ये ओपन होगा, ठीक है, ये ग्लाइकॉल बन गया। याद रखो ये SN1 टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट है SN1 टाइप का बनेगा, मतलब कि H+ वहाँ प्रोटेक्ट करेगा जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो। मान लो तुमने ये वाला ले लिया इथर, एक ऑक्साइड तुमने ले लिया, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर HH है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है ना। तो अगर तुमने H2O डाला यहाँ पर H2O+, तो ये 18 कर दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर लेवलिंग कर दिया है। तो अब क्या होगा, O18+ यहाँ प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये इस तरह से ओपन होगा, क्योंकि यहाँ सॉरी बेटा ये यहाँ प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा, SN1 रिएक्शन में जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा वहाँ प्लस चार्ज बनेगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ये जो कार्बन है 1 2 3 है ना, 3 डिग्री कार्बन बनेगा, इसलिए बाद में जो ऑक्सीजन है यहाँ प्रोटेक्ट करेगा। तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट है OH यहाँ हो जाएगा, O18H यहाँ हो जाएगा, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग, अगर बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन ही होता है, याद रखो SN2 रिएक्शन, ठीक। दो टाइप का रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज।
दोनों में ये होता है बेटा, इपॉक्सीडेशन। इसमें कोई डाउट है? इपॉक्साइड में कोई पूछना है तो पूछ सकते हो यहाँ तक, अगर नहीं तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे एल्डिहाइड और कीटोन्स थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ना, इसका कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स कार्बोनिल्स में आते हैं। कार्बोनिल्स कंपाउंड क्या होता है मालूम है? कार्बोनिल्स मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्राइम, ये कार्बोनिल्स है। अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ जेड अगर है ना, तो ये एसिड या एसिड डेरिवेटिव होगा, ये कार्बोनिल्स में नहीं आता, ये कार्बोनिल्स होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स कार्बोनिल्स है, ठीक है। तो कार्बोनिल्स का रिएक्टिविटी एसिड, यहाँ पर जो तुमने लिखा है एसिड एनहाइड्राइड या फिर एसिड डेरिवेटिव, इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है, जिसमें ढेर सारे रिएक्शन तुम्हें दिखाई देगा इस एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को अलग अलग मेथड से बनाओगे। अगर तुमने K2Cl2O7 लिया है तो जो प्राइमरी और 2 डिग्री अल्कोहल है ना, जो कीटोन जो 2 डिग्री है कीटोन कौन हो जाएगा, जो प्राइमरी है। प्राइमरी क्या होगा बेटा? प्राइमरी पहले एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए यहाँ पर PCC प्रीडेनियम डाइक्रोमेट तुम डालते हो, या फिर प्रीडेनियम क्लोरोक्रोमेट डालते हो। तो प्रीडेनियम क्लोरोक्रोमेट से इसका फर्दर ऑक्सीडेशन इसका होता है वो स्टॉप हो जाएगा, नेक्स्टेशन स्टॉप हो जाएगा, केवल तुम्हें एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड है। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कीटोन मिलता। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ठीक है, ये मिथाइल बेंजीन है। जब तुम इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले तुमने फ्लोरिनेशन कराया, फ्लोरिनेशन कराने पर डाइक्लोरो कंपाउंड बन गया। जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, तो इसका जब तुमने हाइड्रोलिसिस किया CHCl हाइड्रोलिसिस करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर भी OH हो जाएगा, सेम कार्बन में 2 H नहीं रहेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हें मालूम बेटा ये इस रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन का कोई नाम बताएगा बेटा? जो सेकंड से लिखा हुआ CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से, जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो बन जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो पहले इसमें ये बनता है जेम डाई एसिटेट नॉट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा फर्दर। जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये बन जाता है। कोई नाम नहीं बताएगा बेटा इसका? क्या नाम है इस रिएक्शन का? इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, याद रहना चाहिए बेटा नाम, है ना। और ये एनसीईआरटी में दिया गया है, कई बार पूछा भी है, पूछेगा भी, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं दिया गया तो इसको फोकस करना था ज़्यादा। इटार्ड रिएक्शन दिया गया है। रीमर टीमेन रिएक्शन, ठीक है, तो रीमर टीमेन रिएक्शन से भी बनता है यहाँ पर। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बिन बन जाएगा, कार्बन का एडिशन हो जाएगा, तो इस तरह बन जाता है, ठीक है। रीमर टीमेन रिएक्शन में कार्बन बनता है, जिसका मैग्नीट्यूड देख लेना, ठीक है। रीमर टीमेन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड देख लोगे ना खुद से। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है देखो कार्बन बनता है, पूछता है यहाँ पर मैग्नीशियम पूछेगा रीमर टीमेन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है ना। द इलेक्ट्रोफाइल इज द डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है बेस से रिएक्ट करके डाइक्लोरोकार्बिन बना लिया है। रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, जब एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करोगे तो ये बन जाएगा, कैसे रिड्यूस करोगे? यहाँ पर पैलेटाइट हाइड्रोजन पैलेटाइट बेरियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस रिएक्शन को रोजेनमुल्ड रिएक्शन बोलते हैं। सेम कैटलिस्ट बेटा, जो रोजेनमुल्ड रिएक्शन है इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया गया है, सेम कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? लिंडलार्स कैटलिस्ट, है ना। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाता है, याद रखो एल्डिहाइड बनता है। स्टीफेंस रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसका लैब में भी हम लोग खूब यूज किए हैं स्टीफेन रिडक्शन का, ठीक है। तो जो साइनाइड है, साइनाइड को टिन क्लोराइड HCl से ट्रीट करोगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टीफेंस रिडक्शन या फिर स्टीफेंस मेथड बोलते हैं, एक्चुअली ये रिडक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, ठीक है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। आगे H2O हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट
तो वाटर से जो फर्स्ट स्टेप जो रिड्यूस हुआ यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पे CN है, पहले इसको रिड्यूस किया तुमने, ठीक है, RC111N। जब तुमने यहाँ पे रिएक्शन Cl2 डाला तो रिड्यूस होगा, रिड्यूस रिएक्शन मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट को तुमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। जब तुमने इसका हाइड्रोलिसिस किया बेटा, तो इस बॉन्ड को जो पोलर बॉन्ड है इसको HOH देकर ब्रेक करोगे, है ना। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, डेल्टा माइनस, माइनस को क्या दोगे, प्लस दोगे, माइनस प्लस दे दिया, अब प्लस को क्या दोगे, माइनस, तो कार्बन डेल्टा प्लस होगा OH माइनस बन जाएगा RCH वाटर को निकाल दोगे बन जाएगा RCH, ठीक है। तो ये स्टीफेंस, ये स्टीफेंस। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट बता दिया बेटा। जो इटॉड रिएक्शन है इसका भी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं दिया गया, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ना इटॉड का भी, बस रिएक्शन देखना तुम्हें इटॉड का, ठीक है। तो रीमर और टीमैन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना जरूरी है, देख लेना। रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड बता दिया मैंने। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, तो 2 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करोगे, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के CrO3 तुमने लिया, K2Cr2 ले लिया, है ना, दोनों केसेस में ये ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बना लेता है। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, तो बेंजीन को तुमने फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन करा दिया, तो ये तुम्हारा एसाइल बेंजीन हो गया, मतलब कीटोन है ये। एसाइलेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन का तुमने एडिशन करा दिया, है ना, तो यहाँ पर एल्कीन ये है, एडिशन करा दिया यहाँ पर तुमने RCOCl, ठीक है। इसका एडिशन कराना तो क्या होगा, Cl डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ठीक है। तो मार्कोनिक का ऑपरेशन कर दोगे डबल बॉन्ड पर, RC डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यहाँ पर होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर होगा, मार्कोनिक ऑपरेशन हो जाएगा। लिखा हुआ दिस मार्कोनिक ऑक्सीडेशन initiated by RCO plus and एसाइलियम कटायन विथ आर्गोनोमेटालिक, जो ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड है यहाँ पर, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो। ये तुम्हारा गिलमैन्स रिएजेंट है, गिलमैन्स रिएजेंट, या फिर तुमने एसाइल क्लोराइड ले लिया है, एरोमेटिक एसाइल क्लोराइड ले लिया है, इसको तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो जैसे RCOCl है, इसको तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराया। याद रखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R माइनस के फॉर्म रहेगा, तो ये R प्राइम माइनस होगा, R प्राइम माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, C माइनस यहाँ से निकल जाएगा, बन जाएगा RCO R प्राइम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर गिलमैन रिएजेंट है, ये है R2 प्राइम CD, कैडमियम है, ठीक है। R प्राइम तुमने लिया यहाँ पर, ठीक है, R प्राइम MgX, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कैटलिस्ट है बेटा, R2CD यहाँ पर कैटलिस्ट है ना। यहाँ पर अलग से गिलमैन रिएजेंट यहाँ पर ये कैटलिस्ट लिया गया है, ये अलग से कोई रिएक्शन यहाँ पर होगा नहीं। एसाइल क्लोराइड या फिर एरोमेटिक एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन होगा R प्राइम CX, तो ये तुम्हारा कैटलिस्ट यहाँ पर इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो चाहे तुम R प्राइम MgX लो, चाहे तो R2CD लो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम R प्राइम MgX लिया है, अगर तुमने R2CD लिया तो ये भी क्या देगा, यहाँ पर R प्राइम माइनस मिलेगा, तो ये भी सेम रिएक्शन कराएगा जो RMgX मिले, जो कैटलिस्ट तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है उसे यहाँ तुम R2 प्राइम CD लिख सकते हो ना, तो यहाँ लिखना चाहिए R, ठीक है। चाहे तुम R प्राइम MgX लो, चाहे तुम R2 प्राइम CD लो, है ना, वो दोनों एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक एसाइल क्लोराइड सिलेक्ट करके ये बना देगा। आगे बाय हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ये है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में तुम्हें मालूम है कि कीटोन बन सकता है, ठीक है, बाय हीटिंग ऑफ। तो यहाँ पर अलग अलग मेथड दिया गया यहाँ पर, तो अगर कैल्शियम सॉल्ट को हीट करोगे तो कीटोन बन जाता है, यहाँ कीटोन बना हुआ है, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया है। H2 एस्टर सिंथेसिस, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना।
तो तुमने यहाँ पर बेस लिया है तो बेस क्या करेगा, बेस इस एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा। याद रखो जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होता है, याद है बेटा, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड अगर CH2 ठीक है, CH2 दोनों साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इसको एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोलते हैं। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, तो ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। तुम यहाँ से एक प्रोटॉन को निकाल सकते हो। जब इस प्रोटॉन को निकालोगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी रेजोनेट करेगा, यहाँ पर भी रेजोनेट करेगा, काफ़ी स्टेबल रहता है। तो ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। तो बेस यहाँ से इस प्रोटॉन को निकाल लेगा तो माइनस बन जाएगा, ठीक है, देखो ये माइनस बन गया यहाँ पर। तो ये बेस की तरफ बेस है ना, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल बन गया। बेस जब तुम इस प्रोटॉन को निकाल लोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल R पर अटैक करेगा, X माइनस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक बन गया। अभी एक और प्रोटॉन यहाँ पर बाकी है, ठीक है। इस प्रोटॉन को भी तुम बेस से निकाल सकते हो, सेकंड प्रोटॉन भी निकल गया है ना। तो 1 by 1 रिएक्शन होगा। अगर तुमने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा दिया तो जो ईस्टर वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुआ, OH माइनस यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुआ है। जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये ईस्टर का हाइड्रोलिसिस है, तो यहाँ से निकल गया तो माइनस बन गया। तो इसको प्रोटोनेट कर दोगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। प्रोटोनेशन से एसिड बन जाएगा। फिर एसिड तुमने क्या कर दिया यहाँ पे बेटा, जो एसिड है इसका डी कार्बोक्सिलेशन करा दिया। तो हीट करोगे तो ये बीटा कीटो एसिड है, तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ठीक है। बीटा कीटो एसिड जब तुम हीट करते हो तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 यहाँ से निकल जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। तो फिर से देख लो यहाँ पर, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे सकता है या फिर कंप्रेंशन में भी दे सकता है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोटॉन को निकालेगा, नेगेटिव चार्ज इस सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, एक्स निकल जाएगा, यहाँ पर R जुड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में तुमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस किया। नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो पोलर बॉन्ड है यहाँ से इसको HOH देकर ब्रेक कर दोगे, तो ये अल्कोहल अलग हो जाएगा, एसिड बन जाएगा, लेकिन बेसिक मीडियम है तो OH माइनस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसको प्रोटोनेट कर दिया, प्रोटोनेट करने पे एसिड बन जाएगा। एसिड को हीट करोगे तो ये बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड को हीट करने पर डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, -CO2। रिंग कीटोन फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो याद रहो बेटा, अगर यहाँ पर N का वैल्यू 4 और 5 है तो कीटोन बनेगा। इसको हीट करोगे बेरियम के साथ, बेरियम या कैल्शियम के साथ, यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। तो बेरियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड साथ अगर तुम हीट करोगे तो कीटोन बन जाएगा। जो कैल्शियम है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, अगर बेरियम तो बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा। Synthesis of ketone and aldehyde using 1,3-dithiones method। तो डाइथाइन्स ये है, डाइथाइन मतलब दो, अगर ईथर इस तरह से साइक्लिक ईथर, थायो ईथर, तो थाइन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर C4H9 स्टिमुलेट कराया तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को निकाल लेगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तुम्हें मालूम है, d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल, तो यहाँ पर इजीली ये स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है बेटा, यहाँ से स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पर, डाइथाइन अनायन बन गया। फिर उसके बाद जो डाइथाइन अनायंस है ये C2H4H9 पर अटैक किया यहाँ पर, है ना। तो जो ब्यूटाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर नहीं बेटा, ये जो अनायन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अटैक किया, बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मर्क्यूरी क्लोराइड हमने यूज किया। मर्क्यूरी क्लोराइड क्या करेगा,
मर्क्यूरी क्लोराइड वाटर, यहाँ पर मर्क्यूरी क्लोराइड इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड है इसको OH देकर इसको ब्रेक कर देगा, OH। ये तुम्हारा पोलर बॉन्ड है, एक्चुअली ये हाइड्रोलिसिस स्टेप है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस हुआ है, तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को तुम OH देकर ब्रेक करोगे। यहाँ पर भी OH जब OH देकर ब्रेक करोगे तो ये भी OH यहाँ पर है, OH यहाँ पर है, यहाँ पर C4H9 है। तो एक कार्बन में 2 OH ग्रुप यहाँ से वाटर निकाल दोगे तो बन जाएगा पेंटेनल, ठीक है। जिस तरह से दूसरा यहाँ पर R प्राइम जो सबस्क्रिप्ट तुमने लिया है यहाँ पर दूसरा ले लिया, यहाँ पर X होना चाहिए बेटा, याद रहे यहाँ पर X है, ठीक है। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट तुमने लिया R प्राइम X ले लिया तो यहाँ पर R प्राइम जुड़ जाएगा। तो ये मेथड बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में है, ये मेथड एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से लेकर, है ना। रिट्रो एल्डोल भी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारा क्वेश्चन एल्डोल का पूछता है। देखो कभी कभी 2-3 साल तक एल्डोल ही पूछ रहा था, बाकी जो एल्डेहाइड का रिएक्शन तो पूछा ही नहीं था, है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ राइट होता है एल्डोल कंडेंसेशन का। तो एल्डोल कंडेंसेशन कब होगा, उसका कंडीशन क्या है ना। तो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या है बेटा, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए बेटा एल्डिहाइड कीटोन के पास, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर हो जाएगा, तो कंडेंसेशन है और ये एल्डोल है यहाँ पर, तो इसको एल्डोल बोलते हैं। अगर इसको हिट करोगे एल्डोल तो एल्डोल हिट करके कंडेंसेशन बेटा बनता है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना लेगा। जिस तरह से एल्डोल रिएक्शन उसका रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट, उस तरह से कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो एल्डोल कैनिजारो दोनों एनसीईआरटी में दिया गया है, डिटेल डिस्कशन इनका एनसीईआरटी में दिया है, तो इसको अच्छे से देखोगे, है ना। और एडवांस के लिए तो जाओगे, इस यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही सारा क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन देखो बेटा एडवांस का मीन्स का एल्डोल बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। या तो एल्डोल होगा या तो एल्डोल टाइप का कोई रिएक्शन होगा। अगर एल्डोल नहीं तो कैनिजारो, थोड़ा सा कैनिजारो रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एल्डोल से, है ना। एक कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पर, तो कैनिजारो में 2 मिनट बनेगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेस प्रेजेंस में ये डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगा एल्डिहाइड का। तो अगर एल्डिहाइड का डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है तो उसको तुम बोलोगे कैनिजारो। याद रखो कैनिजारो में डिसप्रपोर्शनेशन होता है, मतलब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, एसिड बन गया ऑक्सीडेशन, इसी कंपाउंड का रिएक्शन होगा, मतलब अल्कोहल। तो ये अल्कोहल है, ये एसिड है, तो अल्कोहल एसिड दोनों बनेगा। तो यहाँ पर तुमने बेस लिया है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में H+ लोगे तो यहाँ पर OH बनेगा, नहीं तो अगर तुमने केवल बेस लिया तो यहाँ पर O- बनकर रह जाएगा, ठीक है, सॉल्ट बनेगा। When 2 carbonyl groups are present within a molecule, think of intramolecular reaction। जैसे ये रिएक्शन देखो, अगर यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, यहाँ पर कार्बोनिल है, यहाँ पर भी कार्बोनिल है, और इसमें तुमने दिया है, सबसे पहले तुम सोचोगे एल्डोल करा सकती है या नहीं। अगर एल्डोल हो तो पहले तुम एल्डोल कराओ, तो यहाँ देखो यहाँ पर एल्डोल कर दिया है ना। तो एल्डोल यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आप देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पर H अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इन दोनों का एल्डोल नहीं हो पाएगा। अगर एल्डोल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे तुम तैयार कराओगे बेटा कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अगर एल्डोल नहीं हो रहा है तो कैनिजारो, सबसे पहले तुम कोशिश करो एल्डोल कराने का। अगर सब अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गया, नहीं है वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, तो वहाँ पर कैनिजारो करा दोगे, ठीक है जी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट तो पूछ सकते हो तुम। ओके बेटा, बाय बाय, तैयारी करते रहो।